खनन प्रभावित गांव के पास आज दो रास्ते हैं, या तो सरकार के सामने झुक जाए या फिर अपनी गांव, अपनी ज़मीनें और अपनी यादें छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चला जाए। हो सकता है खनन किसी के लिए रोजगार, किसी के लिए धन कमाने और किसी के लिए विकास को अपने आईनों से देखने का जरिया हो, लेकिन खनन नीति को लागू करने की सीमाएं क्या है? इस बात को समझने के लिए हमें झारखंड की खनन विस्थापित गांवों की ओर चलना होगा। 19 जनवरी 2023 को गोड्डा जिला के बोआरीजोर प्रखंड के तालिहारी, भरेंडा और पहाड़पुर के आदिवासी ग्रामीण और जिला प्रशासन आपस में उलझ जाते हैं। प्रशासन मान मनोबल करती है, लेकिन ग्रामीण किसी भी प्रकार के बातचीत या फिर समझौते के लिए तैयार नहीं थे। फिर उस दिन इलाके के तीनों गांवों और आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दिया जाता है। उसके ठीक दूसरे दिन यानी आज आईआरबी, सीआईएसएफ और रैफ के लगभग 1000 जवानों को तैनात किया गया। उसके बाद फिर ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तब प्रशासन के अधिकारियों ने जवानों को बल प्रयोग का अनुमति दे दिया। उसके बाद ग्रामीण और जवानों में हल्की रस्साकसी भी हुई। फिर लाठीचार्ज किया गया, हवाई फायरिंग की गई, गांव में घुसकर लाठियां भांजी गई। उसके बाद खनन प्रक्रिया को शुरू किया गया। आदिवासी समुदाय के बूढ़े, युवा, महिलाएं सभी फपक फपक कर रो रहे थे और दूसरी तरफ खनन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रशासन के सहायता से शुरू था। आखिर आदिवासी ग्रामीणों का विरोध क्यों था? इस बात को समझने के लिए आपको इस तरह समझना होगा। 2018 में भारत सरकार की कोल इंडिया के तहत आने वाली राजमहल ललमटिया परियोजना के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड झारखंड के गोड्डा जिला के बोआरीजोर प्रखंड के अंतर्गत आने वाली 3 गांवों की 125 एकड़ जमीन को अधिग्रहित की थी। इसके लिए ईसीएल ने 10 करोड़ रुपये मुआवजा और 22 रैयतों को नौकरी भी दिया था, लेकिन ग्राम सभा की मंजूरी नहीं ली गई। जबकि पेशा अधिनियम 1996 के तहत 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में कोई भी कार्य बिना ग्राम सभा के मंजूरी से शुरू नहीं की जा सकती है। और वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार आदिवासी इलाकों को खास अधिकार दिए गए हैं। और विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि बिना ग्राम सभा के सहमति के कंपनी भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकती, यह गैर कानूनी है। अब ग्राम सभा को बारीकी से समझते हैं। 1996 में पंचायती कानून अर्थात पेशा लागू हो गया। यह कानून 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में लागू होता है। यह कानून सैद्धांतिक रूप से गांवों को स्वायत्तता देता है, पेशा ग्राम सभा को सशक्त बनाता है और उसे लघु वन उत्पाद, सिंचाई और लघु खनिजों का स्वामित्व भी प्रदान करता है। इसके तहत ग्राम सभा की सिफारिशें मानने के लिए पंचायतें भी बाध्य होती है। और अगर इस कानून के जड़ तक जाएं तो पता चलेगा कि गांव में प्रवेश के लिए भी ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। तो फिर यह सवाल उठता है कि आदिवासी गांवों की जमीनों पर बिना किसी ग्राम सभा के मंजूरी कैसे भूमि अधिग्रहण कर लिया गया? तो आपको छत्तीसगढ़ के कोरबा के जंगली इलाकों में जाना होगा। वहां खनन कार्य के लिए 700 हेक्टेयर जमीन को ग्रामीणों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद अधिग्रहण कर लिया गया था। और यह अधिग्रहण कोल बेरिंग एक्ट 1957 के तहत किया गया था और यहाँ भी ग्राम सभा की मंजूरी नहीं ली गई थी। अब कोल बेरिंग एक्ट में नजर डालते हैं। 2021 में इस अधिनियम से संबंधित एक संशोधन विधेयक राजग गठबंधन की केंद्र कमेटी की ओर से संसद के मानसून सत्र में लाया गया था, जिसे 2022 में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया, जिसमें सरकारी कोयला कंपनियां जैसे कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां सीबीए अधिनियम के तहत अधिग्रहित इन भू क्षेत्रों की मालिक बनी रहेगी। और यह नीति केवल नीति में दिए गए निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ही भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति देती है। कोयला और ऊर्जा संबंधी अवसंरचना विकास गतिविधियों के लिए सरकारी कोयला कंपनियां संयुक्त परियोजनाओं में निजी पूंजी लगा सकती है। जिस सरकारी कंपनी के पास भूमि है
वह ऐसी भूमि को नीति में दी गई निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर देगी और पट्टे के लिए संस्थाओं का चयन एक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया और तंत्र के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन इस संशोधन के पूरे सेट में कहीं भी पेशा कानून के तहत ग्राम सभा की मंजूरी, वन अधिकार अधिनियम की चर्चा नहीं थी और इसी अधिनियम का फायदा लेते हुए कोलफील्ड और सहायक कंपनियों द्वारा देश के कई 5वीं अनुसूची में दर्ज इलाकों में भूमि अधिग्रहण का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील संजय पारीख बताते हैं कि इस अधिनियम के संशोधन से प्रतीत होता है सरकार की नज़र आदिवासी समुदायों की जमीन पर है और उनके अधिकार को छीना जा सकता है, जो कि आदिवासी समुदायों को वन अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें मिले हैं। अब सवाल उठेगा, तो क्या सरकारों ने कभी भी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में विस्थापितों के पक्ष में खड़ी नहीं रही? तो इसको समझने के लिए हमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास अधिनियम 2013 को समझना होगा। सरकार भूमि अधिग्रहण 1894 के पुराने कानून में किसी भी सरकारी उद्देश्य के लिए अर्जेंसी क्लोज का इस्तेमाल कर भूमि अधिग्रहित कर लेती थी, लेकिन 2013 के इस नए भूमि अधिग्रहण कानून में सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए निजी जमीन लेने की सरकारी शक्तियों को सीमित करती थी। वहीं गैर जरूरी सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण अधिग्रहण भी रोकता था। कानून पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 70% लोगों की स्वीकृति अनिवार्य बनाकर लोगों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करता था। प्राइवेट परियोजनाओं के लिए 80% लोगों की स्वीकृति जरूरी थी। कानून के अनुसार ग्रामीण भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य का 4 गुना होगा, जबकि शहरी भूमि के लिए बाजार मूल्य का 2 गुना मुआवजा मिलेगा। रोजगार गंवाने और जमीन देने वाले लोगों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन भी अनिवार्य थी। सरकार अब केवल राष्ट्र सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा या संसद द्वारा मान्य अन्य किसी आपात स्थिति में ही अर्जेंसी क्लोज के माध्यम से जमीन ले सकती थी। इन श्रेणियों के तहत ली जाने वाली जमीन के लिए लोगों की स्वीकृति जरूरी नहीं थी। अगर 5वीं या 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में इस तरह का अधिग्रहण होता है तो ग्राम सभा अथवा स्वायत्त परिषद की स्वीकृति जरूरी थी। 2013 के इस नए कानून में कई फसलों वाली सिंचित जमीन का अधिग्रहण भी रोकता था। विशेष परिस्थितियों में जमीन लेने पर सरकार को उतनी ही जमीन विकसित करके देनी होती थी, लेकिन 2022 में कोल बेयरिंग एक्ट 1957 के संशोधन के बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के इन कानूनों को शिथिल कर दिया गया। कोल बेयरिंग एक्ट के इसी संशोधन के बाद आदिवासी समुदायों में आक्रोश है, क्योंकि अब किसी भी योजना को लागू करने के लिए कंपनियां कुछ लोगों को लालच देकर जमीनें अधिग्रहित कर लेती है और खनन कार्य शुरू कर दिया जाता है, जिसमें पेशा अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम या वन अधिकार अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा को दिए गए अधिकार के तहत मंजूरी लेना भी जरूरी नहीं समझा जाता और इसके बाद अन्य जमीनों पर भी या तो जबरदस्ती या फिर सरकारी कार्रवाई के सहायता से जमीनों को आदिवासियों से छीना जाता है, जबकि आदिवासी समुदायों की पहचान ही जल, जंगल और जमीनें होती है।